ये बीजेपी वाले तो जासूसी करते थे और चुनाव आयोग उनका अपना है। ये बीजेपी वाले, ये संघ वाले कहाँ थे आजादी की लड़ाई में? वो 10,000 का जो रिश्वत चुनाव के वक्त बीजेपी डबल डबल फर्जी वोट है और वो भाजपा के मतदाता हैं, उनको रास्ता निकाल लिया कि बिहार की तरह यहाँ भी क्या किया जाए। ये तो किसान के साथ उनकी भ्रूण हत्या है, बिल्कुल किसान विरोधी काला कानून है। तो बीजेपी के जनक वहां थे मुखर्जी, इन्हें क्या पता वंदे मातरम का? उन्होंने वंदे मातरम गाया है क्या कभी? बंगाल का इलेक्शन है, ये तो इलेक्शनिया पार्टी है। ये कहते थे फला आदमी ने वंदे मातरम गाया, उसकी रिपोर्ट कराते थे। बहुत, ये बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश है। समाजवादी विचारों के लोगों की कोई फर्जी वोट नहीं है। अध्यक्ष जी, एसआईआर की सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पहले से ही समाजवादी पार्टी मांग करती आ रही थी, तो जिस तरह से सीमा बढ़ाई जा रही है फॉर्म जमा करने की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बात यह है, अगर एसआईआर ईमानदारी से हो जावे तो फर्जी तो सब वोट बनाई भी भाजपा की है। समाजवादी विचारों के लोगों की कोई फर्जी वोट नहीं है। अब उसको कैसे एकोमोडेट किया जाए, इसके लिए परेशान है उत्तर प्रदेश सरकार, और चुनाव आयोग उनका अपना है। जहाँ तक बीएलओज थे, उन्हें ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, वो भी परेशान है। वो जानते नहीं क्या किया जाए, फार्म को कैसे एकोमोडेट किया जाए। तो सीमा उन्होंने बढ़ाई है। बीएलओज को बेचारों को अगर कोई सुविधा मिल जाए तो अच्छी बात है। तो जैसे कि आप बुढ़ाना विधानसभा में काम कर रहे हैं, तो क्या स्थिति यहाँ पर बुढ़ाना विधानसभा में अब तक नजर आ रही है? बुढ़ाना विधानसभा में जितने जनता में विश्वास करने वाले लोग हैं समाजवादी विचारों के, ज़्यादातर के एसआई फार्म जमा हो गए हैं और हमारी पार्टी के सभी लोगों ने बड़ी मेहनत से काम किए हैं। और मैं समझता हूँ कि मृत व्यक्तियों को अगर छोड़ दिया जाए या जो परमानेंट बाहर रहते हैं उन्हें छोड़ दिया जाए तो 99.9% तक बुढ़ाना विधानसभा सेचुरेट हो गई है। अब अगर कुछ लोगों की जिनकी डबल डबल फर्जी वोट है और वो भाजपा के मतदाता हैं, उनको कैसे एकोमोडेट करें, इसलिए समस्या है उनकी। क्या बार बार जो तारीख बढ़ाई गई है अब दोबारा से, इसी कारण से बढ़ाई गई है? ऐसा ही लगता है, यही वजह है कि भाजपा अभी अपने तरीके में संतुष्ट नहीं और रास्ता निकाल लिया कि बिहार की तरह यहाँ भी क्या किया जाए। क्योंकि जितने एक्टिवली समाजवादी कार्यकर्ता यहाँ कर रहे हैं, टीएमसी के बंगाल में कर रहे हैं, तो भाजपा को कैसा लगता है कि कहीं ये हमारे तो नुकसान में नहीं चला गया। क्योंकि एसआईआर का उनका मंशा जनता की हत्या करना का था और उसी का कोई रास्ता निकालने की वो फिर भी कोशिश में है। इसीलिए टाइम बढ़ा के वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि कुछ के फार्म खराब हैं जी, फार्म दोबारा मांगेंगे, ऐसा कहा है स्थानीय उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने। तो इसी में कुछ ना कुछ शक पैदा होता है कि वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। नया जो बीज कानून को लेकर मसौदा पेश किया गया था बिल का, तो उस पर अब विरोध शुरू हो गया है। किसान संगठन विरोध कर रहे हैं जो मसौदा है बिल का, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि सरकार का कहना है कि एक किसानों को बेहतर बीज उपलब्ध कराने के लिए ये सब किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? ये तो किसान के साथ उनकी भ्रूण हत्या है। आप बीज देंगे, अगर वो बीज नहीं जम रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? उन कंपनीज की है। मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, जो अडानी अंबानी द्वारा संग्रहित कंपनी है, संरक्षित कंपनी है, तो उन पर जुर्माना होना चाहिए। अभी तक कानून सब यही है, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। महंगे बीज की कोई सीमा नहीं आप छोड़ रहे हैं, तो किसानों को हर तरीके से उनको प्रताड़ित करने का रास्ता है। क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी है। वे दोनों बिल भी इसीलिए लाए थे। अब दूसरे रास्ता ला रहे हैं कि इस तरह अपने पूंजीपति साथियों का भला हो और किसानों को कैसे मजबूर किया जा कि खुद ही जमीन छोड़ने की तरफ चले जाए। बिल्कुल किसान विरोधी काला कानून है और ये सरकार किसान की पूरी तरह से विरोधी है। हम पहले से कहते आए हैं और आज भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का किसान से, मजदूर से, छोटे व्यापारी से, विद्यार्थी से, नौजवान से कोई वास्ता नहीं है। समाजवादी पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई है। अखिलेश यादव जी ने एक बात कही है कि सरकार आने पर गरीब महिलाओं को 40,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। अगर आधी आबादी को सचमुच में आत्मनिर्भर करना है तो इतनी मदद तो होनी चाहिए। वो 10,000 का जो रिश्वत चुनाव के वक्त बीजेपी की सरकार ने बिहार में दी है, नीतीश जी की सरकार ने, वो तो रिश्वत है। हम 1 साल पहले अपना ये ऐलान कर रहे हैं कि हम किसान माताओं बहनों को इतना आत्मनिर्भर करेंगे कि वो किसी के अधीन नहीं रहेंगी। तो उसके लिए इतना तो 40,000 रुपये साल भर में दिए जाए। 10,000 रुपये क्या है? अब तो वंदे मातरम पर जिस तरह का विवाद खड़ा हो रहा है, संसद में चर्चा भी कराई गई 150वीं वर्षगांठ पर, तो आप क्या सोचते हैं कि राष्ट्रगीत पर इस तरह के जो विवाद
बन रहे हैं, उससे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, राष्ट्रगीत आज़ादी की लड़ाई का तराना था। कांग्रेस के जितने सम्मेलन होते थे उनमें पहले राष्ट्रगीत गाया जाता था, और जितने हमारे क्रांतिकारी हैं, चाहे बिस्मिल हो, अशफाक हों, चाहे भगत सिंह हो, सब वंदे मातरम तराने को गा करके चलते थे। और ये तराना संविधान सभा ने तय किया। बंकिम जी के लिखे हुए गीत के 3 जो पहले अंतरे हैं उन्हीं को राष्ट्रगीत के रूप में तय किया। उसमें मौलाना आज़ाद ही नहीं थे, नेहरू जी नहीं थे, सरदार पटेल भी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, आचार्य नरेंद्र देव भी थे। तो बीजेपी के जनक वहाँ थे मुखर्जी, संविधान के जनक वहाँ थे डॉक्टर अम्बेडकर, समाजवादियों के शीर्ष पुरुष आचार्य नरेंद्र देव वहाँ थे। तो सभी ने अंतरे तय किए थे कि ये राष्ट्रगीत के रूप में जो पूरी आज़ादी की लड़ाई में, ये बीजेपी वाले, ये संघ वाले कहाँ थे आज़ादी की लड़ाई में? इन्हें क्या पता वंदे मातरम का? 1989 में जब अडवाणी जी की यात्राएं शुरू हुई, उससे पहले वंदे मातरम डॉक्टर उर्मिलेश एक कवि थे बदायूं के, उन्होंने अपनी कविता में ये अंतरा गाया था, वंदे मातरम रहना होगा, देश को रहना होगा। उसके बाद बीजेपी ने इसको पकड़ा। 47 से 89 तक या आज़ादी की लड़ाई में कोई संघ का कार्यकर्ता, कोई हिंदू महासभा कार्यकर्ता, कोई जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी ने वंदे मातरम गाया है क्या कभी? तो आज जरूरत थी रोजगार पर बहस करने की, आज जरूरत थी IIM, IIT, एम्स को बनाने पर बहस करने की, आज जरूरत थी भारत के गरीब लोगों को उठाने के पर मेहनत करने की। आप वंदे मातरम, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन है, ये तो इलेक्शन या पार्टी है। वंदे मातरम हमारा तराना है इस देश के लिए। हमें आज़ादी मिली इस गीत से, इस गीत से अंग्रेज डरते थे। ये बीजेपी वाले तो जासूसी करते थे, ये कहते थे फला आदमी ने वंदे मातरम गाया, उसकी रिपोर्ट कराते थे, बहुत केसेज हैं ऐसे। तो इस तरह अनर्गल ये बहस इस पे कराना इस वक्त कोई आवश्यकता नहीं थी। वंदे मातरम को हर आदमी सम्मान करता है, वो हमारे देश की शान का गीत है। अब बिहार में विपक्ष को करारी हार मिली है, 27 का चुनाव भी आने वाला है, तो क्या माहौल नजर आ रहा है? ये बिहार नहीं है, उत्तर प्रदेश है। वहाँ उनको एक लाभ था, वहाँ ओबीसी का एक पैरेलल नेता नीतीश कुमार भी था। वो अति पिछड़े के नाम पे वहाँ पिछले 25 साल से राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह का पैरेलल नेतृत्व नहीं है। यहाँ एक तरफ पूंजीवादियों की भारतीय जनता पार्टी है, सांप्रदायिक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादियों की, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, इंडी गठबंधन की अखिलेश जी के नेतृत्व की पार्टी है, जो ओबीसी को रिप्रेजेंट करती है, जो दलितों को रिप्रेजेंट करती है, जो अल्पसंख्यकों को रिप्रेजेंट करती है, और उन अगड़ों को रिप्रेजेंट करती है जिनका देश के संविधान में विश्वास है। तो यहाँ बिहार नहीं है, यहाँ हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे। यहाँ निष्पक्ष चुनाव होंगे और हम उसको कराएंगे सब कार्यकर्ता मिल करके।